हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमराज क्लासेस। 7th फैब के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन अरुण देव गौतम, सेकेंड ऑप्शन अशोक जुनेजा, थर्ड ऑप्शन सागर सिंह कालसी, फोर्थ ऑप्शन एस शेख अब्दुल रहमान। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एडी गौतम। और किसका स्थान लिए? अशोक जुनेजा का। अशोक जुनेजा 3rd फैब के दिन रिटायर हो गए। तो अरुण देव गौतम कौन है? आईपीएस ऑफिसर है, 1992 बैच के और छत्तीसगढ़ कैडर से बिलोंग करते हैं। और करंट में क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड एंड सिविल सिक्योरिटी हैं। और इनके पास एडिशनल चार्ज भी है डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन का। राइट। एस शेख अब्दुल रहमान कौन है? न्यू कलेक्टर है। कहाँ के? बेल्लूपुरम डिस्ट्रिक्ट के। और अपना चार्ज कब ग्रहण किए? 5th फैब के दिन। और सागर सिंह कालसी कौन है? आईपीएस ऑफिसर है, 2010 बैच के। और कौन से कैडर से बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूटी कैडर से बिलोंग करते हैं। इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर कहाँ का? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। और कितने ईयर के लिए? 5 ईयर्स के लिए। इनका टाइम पीरियड क्या है? 5 ईयर्स। राइट। Next question is, in which city did B.A. Pierce inaugurate the largest Hindu temple of South Africa? बैप्स ने किस शहर में दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? फर्स्ट ऑप्शन केप टाउन, सेकेंड ऑप्शन डरबन, थर्ड ऑप्शन प्रिटोरिया एंड फोर्थ ऑप्शन जोहान्सबर्ग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। तो बी.ए. पियर्स का फुल फॉर्म क्या है? बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है। तो बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ये फुल फॉर्म है। इसका इनॉग्रेशन किया। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, कहाँ पर किया गया? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। और कहाँ पर? बैब श्री स्वामी नारायण मंदिर एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स जोहान्सबर्ग में। इसका मेन पर्पज क्या है इनॉग्रेट करने का? यहाँ पर सर्व एज सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड कम्युनिटी सर्विस। तो आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामुदायिक सेवा के केंद्र के रूप में सेवा देना इसका मेन पर्पज है। समारोह जो था फर्स्ट फैब के दिन ग्रैंड नगर यात्रा के साथ स्टार्ट हुआ, सैंटन में हुआ। और सैक्रेड आइडल का जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया वो सेरेमनी कब हुई? 2nd फैब के दिन हुई। और अफ्रीका में 35 बैप्स टेम्पल का नेटवर्क है, जिनमें से 7 कहाँ है? साउथ अफ्रीका में ही है। और ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो दुनिया भर में 13,000 टेम्पल्स हैं बैप्स के। और ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है किसके लिए? हिंदू कम्युनिटी के लिए। राइट। तो साउथ अफ्रीका का ये एम्बलम है। और ये साउथ अफ्रीका ग्लोब में यहाँ दिखता है और मैप में यहाँ पर है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के कैपिटल की बात करें तो वहाँ 3 कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है और जुडिशियल कैपिटल अलग है। तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है? प्रिटोरिया है। और लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है साउथ अफ्रीका का? केप टाउन है। जुडिशियल कैपिटल की बात करें तो ब्लोमफोंटेन है। और लार्जेस्ट सिटी क्या है साउथ अफ्रीका की? जोहान्सबर्ग है। करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड है। और प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर विल द एरो इंडिया शो 2025 बी हेल्ड? एरो इंडिया शो 2025 कब और कहाँ आयोजित होगा? फर्स्ट ऑप्शन फैब 10 टू फैब 14 बेंगलुरु में। एंड सेकेंड ऑप्शन मार्च 15 टू मार्च 20 न्यू दिल्ली में। थर्ड ऑप्शन अप्रैल 5 टू अप्रैल 10 मुंबई में। एंड फोर्थ ऑप्शन मे 1 टू मे 5 कोलकाता में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10 टू 14 फैब। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। और कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में होगा। तो फर्स्ट आंसर हमारा सही है। वायुसेना स्टेशन यलहंका बेंगलुरु कर्नाटका में होगा। और कब होगा? 10 टू 14 फैब के बीच में होगा। और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है ये। राइट। तो एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में होगा। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम एक बार फिर से अपना शो का प्रदर्शन करेगी। 14 पायलट्स की इस टीम को भारतीय वायुसेना का दूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्बेसडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। और यह टीम एरो इंडिया शो के दौरान अपने विशिष्ट लाल और सफ़ेद हॉक MK-132 जेट विमानों का संचालन करेगी। द टीम विल ऑपरेट इट्स डिस्टिंक्टिव रेड एंड वाइट हॉक MK-132 जेट एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द एरो इंडिया शो। राइट।
तो इस वर्ष इन हॉक्स में रंगीन धुआं निकालने वाले स्मोक पॉट्स भी लगाए जाएंगे और हवाई प्रदर्शन के दौरान ये विमान हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शामिल तीनों रंगों का धुआं छोड़ेंगे। और 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था, क्या इस्टेब्लिश हुआ था? सूर्य किरण एरोबैटिक टीम, और ये ओनली टीम ऑफ इट्स काइंड विथ 9 एयरक्राफ्ट। तो सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 9 विमानों वाली अपनी तरह की एकमात्र टीम है, राइट। और टीम ने अब तक देश और विदेश में कितने प्रदर्शन किए? 700 बार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेटरन न्यूज रीडर ऑफ आकाशवाणी वेंकटरमन पास्ड अवे, इन विच लैंग्वेज डिड ही ब्रॉडकास्ट द न्यूज ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो हाल ही में वेंकटरमन का निधन हो गया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की खबर किस भाषा में प्रसारित की थी? फर्स्ट ऑप्शन हिंदी, सेकंड ऑप्शन इंग्लिश, थर्ड ऑप्शन तमिल एंड फोर्थ ऑप्शन तेलुगु। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा तमिल। वेटरन न्यूज रीडर ऑफ आकाशवाणी वेंकटरमन पास्ड अवे कहाँ पर? चेन्नई में। कब हुए? 5 फेब के दिन हुआ। और कितने ईयर ओल्ड थे? 102 ईयर ओल्ड थे। फर्स्ट वॉइस इन तमिल टू कन्वे द मोमेंटस न्यूज ऑफ इंडिया अटेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिल्ली इन द अर्ली आवर्स ऑफ 15 अगस्त 1947। तो 102 वर्षीय वेंकटरमन ने 15 अगस्त 1947 की सुबह आकाशवाणी दिल्ली से भारत की स्वतंत्रता के समाचार को प्रसारित किया था। और ये खबर जो है सबसे पहले मॉर्निंग में 5:45 पर रेडियो सिलोन के लिए तमिल में प्रसारित की गई थी और ये 64 ईयर्स तक आकाशवाणी से जुड़े रहे। He was a script writer when he entered radio but later joined the news section in Tamil in New Delhi। तो ये रेडियो के लिए लिखने का काम करते थे लेकिन बाद में नई दिल्ली में तमिल न्यूज सेक्शन में शामिल हो गए थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्रिंस करीम आगा खान फॉर द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इस्माइली मुस्लिम पास्ड अवे हु हैज बीन नेम्ड एज हिज सक्सेसर। हाल ही में इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु प्रिंस करीम आगा खान फोर का निधन हो गया। उनका उत्तराधिकारी कौन नामित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन प्रिंस अली मोहम्मद, सेकेंड ऑप्शन प्रिंस रहीम, थर्ड ऑप्शन प्रिंस हुसैन एंड फोर्थ ऑप्शन प्रिंसेस जहरा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रिंस रहीम। प्रिंस रहीम कौन है? इनके फर्स्ट वाइफ के सबसे बड़े बेटे हैं प्रिंस रहीम। और ये कौन है? प्रिंस करीम आगा खान फोर है और इनका निधन कब हुआ? 5 फेब के दिन हुआ, राइट। ये है प्रिंस रहीम अल हुसैनी आगा खान 5, राइट। तो पुर्तगाल में प्रिंस रहीम अल हुसैनी को उनके पिता की मृत्यु के बाद इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खान के रूप में नामित किया गया है। डेजिग्नेट क्या किया गया? आगा खान 5। और अब ये क्या बन गए? 50th हेरिडिटरी इमाम। किसके? इस्माइली मुस्लिम के, राइट। और इनके पिता और आध्यात्मिक धर्म गुरु करीम आगा खान चतुर्थ ने अपनी वसीयत में प्रिंस रहीम को आगा खान पंचम के रूप में नामित किया था। और प्रिंस रहीम द एल्डेस्ट सन हैज सर्व्ड ऑन द बोर्ड ऑफ वेरियस एजेंसीज विद इन द आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, राइट। तो उनका निधन, आगा खान 4 का निधन पुर्तगाल में 88 वर्ष की आयु में हो गया। उनके परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी है और सबसे बड़े बेटे प्रिंस रहीम ने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के विभिन्न एजेंसियों के बोर्ड में काम किया है। आगा खान 4 के बेटे न्यू स्पिरिचुअल लीडर प्रिंस रहीम का जन्म कब हुआ? 12 अक्टूबर 1971 को। और ये एल्डेस्ट सन है लेट आगा खान 4 एंड हिज फर्स्ट वाइफ प्रिंसेस सलीमा नी शारा क्रोकरपूल। ये कौन थी? ब्रिटिश एक्स मॉडल थी। तो आगा खान 4 कितने ईयर में स्पिरिचुअल लीडर बन गए थे? 20 ईयर की एज में। ही लेड द आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क इम्प्रूविंग हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड इन 30th कंट्री। He is well known for building bridges between Muslim society and the West। तो आगा खान विकास नेटवर्क का नेतृत्व करते हुए उन्होंने 30 देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार किया। उन्हें मुस्लिम समाज और पश्चिमी देशों के बीच सेतु का काम करने के लिए जाना जाता है। और 1957 में 20 वर्ष की आयु में अपने दादा के बाद इस्माइली मुसलमानों के गुरु बनने वाले प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली मुसलमानों के 49th वंशानुगत गुरु थे। और इनके 3 बेटे, 1 बेटी और ग्रैंड चिल्ड्रन है। ओवर decades the Aga Khan evolved into a business magnate and a philanthropist moving between the spiritual and the worldly with ease, and the Aga Khan will be buried in Lisbon। तो परोपकारी और सफल व्यवसायी आगा खान आध्यात्मिकता और सांसारिकता दोनों में सहज थे
और इनको सुपुर्द के खाक कहाँ किया गया? लिस्बन में। Next question is with reference to the 8th Global Bengal Business Summit, which of the following statement is are correct? First statement, the 8th Global Bengal Business Summit was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सेकेंड स्टेटमेंट, द समिट वॉज हेल्ड एट द विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर न्यू टाउन कोलकाता। सम्मेलन का आयोजन विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर न्यू टाउन कोलकाता में हुआ। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 nor 2, सेकेंड ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड थर्ड ऑप्शन ओनली 1, फोर्थ ऑप्शन ओनली 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8th ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट, उसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, ममता बनर्जी जी ने किया। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट ये कहाँ पर हुआ? विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर न्यू टाउन कोलकाता में हुआ। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। 8th ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट कहाँ हेल्ड हुआ? विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर इन न्यू टाउन कोलकाता में। और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया एंड चीफ मिनिस्टर ने हाईलाइट किया मल्टीपल पॉसिबिलिटीज स्टेट की अंडर न्यू इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज एंड अर्ज्ड investor to invest in the state, and she announced the formation of a state level industrial coordination committee under the chairmanship of the chief secretary to resolve all issues related to investment in the industry। तो मुख्यमंत्री ने राज्य की विविध संभावनाओं और नई उद्योग अनुकूल नीतियों का उल्लेख करते हुए निवेशकों को इन्वेस्टर्स से राज्य में निवेश करने का आग्रह किया और उन्होंने उद्योग जगत में निवेश से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय औद्योगिक समन्वय समिति के गठन करने की घोषणा की। और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जो देउचा पचामी खदान परियोजना है, बेसॉल्ट खनन का काम उसमें 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। एंड झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, भूटानीज मिनिस्टर योशोन फोंसलो along with more than 200 delegates from 40 countries and 25 ambassadors and high commission members were present during the inaugural session। तो inaugural session में ये सभी present थे। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी, संजय जिंदल, गोयनका और फिक्की प्रेसिडेंट हर्षवर्धन अग्रवाल ने अनाउंस किया न्यू इन्वेस्टमेंट कहाँ पर? स्टेट में, वेस्ट बंगाल में। तो 8th ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट कहाँ पर हुआ? विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर न्यू टाउन कोलकाता में। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी के द्वारा किया गया। और अनाउंसमेंट हाईलाइटेड न्यू इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज के बारे में बताया गया और इन्वेस्टर से अर्ज किया गया कि स्टेट में इन्वेस्ट करें। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेवल इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमिटी अंडर चीफ सेक्रेटरी और बसाल्ट माइनिंग इन देउचा पचामी माइन प्रोजेक्ट टू स्टार्ट कब से? 6 फैब से। एंड डेलीगेट्स कौन आए थे? झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, भूटानीज मिनिस्टर योशोन फोंसो, ये सब प्रेजेंट थे मीटिंग में, समिट में। ओवर 200 डेलीगेट थे, कितने कंट्री से? 40 कंट्री से। एंड 25 एम्बेसडर एंड हाई कमीशन मेंबर्स थे। इंडस्ट्रीज की बात करें तो मुकेश अंबानी, संजय जिंदल, संजीव गोयनका और फिक्की प्रेसिडेंट हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन डिड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉ द यूएस फ्रॉम? तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था से अमेरिका को हटाने का आदेश दिया है? फर्स्ट ऑप्शन यूनेस्को, सेकेंड ऑप्शन यूएनएचआरसी एंड थर्ड ऑप्शन आईएमएफ, फोर्थ ऑप्शन नेटो। तो डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं कहीं ना कहीं से हटने का ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा यूएनएचआरसी। नेटो को भी चेतावनी दे चुके हैं कि नेटो के जो कंट्री सदस्य हैं उनके तो ये काम आते हैं लेकिन वो कंट्रीज इनके काम नहीं आती है। और डब्ल्यूएचओ से निकल चुके हैं और पेरिस क्लाइमेट डील से भी निकल चुके हैं। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं विड्रॉ करने के लिए यूएस फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी जो है उससे अमेरिका को हटाने का आदेश दे दिया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनएचआरसी से अमेरिका को अलग करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया है। और इससे क्या होगा, जो
फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं, रिफ्यूजी हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा भविष्य में किसी भी तरह के आर्थिक सहयोग पर प्रतिबंध रहेगा। फ्यूचर फंडिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। और राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में भी अपनी भागीदारी की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है, जो राष्ट्रों के बीच संस्कृति और इतिहास को पुल निर्माण तंत्र के रूप में उपयोग करता है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो कार्यकारी आदेश में वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये भी कहा गया कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में मदद के लिए भविष्य के वैश्विक संघर्षों को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने की घोषणा की थी। हालांकि इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की कुछ संस्थाएं और एजेंसियां इस मिशन से भटक गई हैं और इसके बजाय अपने सहयोगियों पर हमला करने और यहूदी विरोधी विचार के लिए अमेरिका के हितों के विपरीत काम कर रही है। और कार्यकारी आदेश में यह भी कहा गया कि यूएनआरडब्ल्यूए ने अपने को लगातार यहूदी और इजराइल विरोधी दर्शाया। इसमें कहा गया कि हमास और अन्य आतंकवादी संगठनों द्वारा हथियार रखने और इसे बनाने के लिए यूएनआरडब्ल्यूए के सुविधाओं का बार बार दुरुपयोग किया गया है। मिस्टर ट्रंप हॉल्टेड फंड्स फॉर यूएनआरडब्ल्यूए ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म। और जब इनका पहला कार्यकाल था उसमें भी धन मुहैया कराने पर रोक लगा दी गई थी यूएनआरडब्ल्यूए पे। और राष्ट्रपति जो बाइडेन थे उनके प्रशासन में भी 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमलों में एजेंसी के कर्मचारियों के भाग लेने के आरोप में जनवरी 2024 में यूएनआरडब्ल्यूए की अमेरिकी फंडिंग पर रोक लगा दी थी, राइट। 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी विमान जो है अमृतसर के श्री गुरुदास रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा है। और सूत्रों की माने तो उसमें 30 लोग पंजाब से हैं, जबकि शेष चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से हैं। सभी निर्वासित लोगों के वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। और अमेरिका में नई सरकार आने के बाद पहली बार अवैध अप्रवासियों को उनके देश भेजा गया है। और फोटो तो ऐसे भी आई थी कि वहां से जंजीरों में बांध के भेजा गया। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक के थ्रू उसको फेक न्यूज बताया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप जब से ओथ लिए तब से वार्निंग पे वार्निंग, टैरिफ पर टैरिफ लगाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। ये सब तो ठीक है, बट कंट्री फर्स्ट, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री फर्स्ट पॉलिसी चलती है, वो ठीक है, बट इन्वॉल्वमेंट को किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एनीवे, डोनाल्ड ट्रंप साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विड्रॉइंग द यूएस फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और इसके की डायरेक्टिव्स क्या है? प्रोहिबिट कर दिया गया है फ्यूचर फंडिंग यूएन एजेंसी से, किसके लिए? पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए। और डायरेक्ट कर दिया गया यूएस को रिव्यू करने के लिए यूनेस्को के पार्टिसिपेशन को। और इस ऑर्डर का मेन पर्पज क्या है? प्रिवेंट फ्यूचर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और क्रिटिसिज्म किया गया इस ऑर्डर में किस चीज को? यूएनआरडब्ल्यूए अक्यूज्ड ऑफ बीइंग एंटी सेमेटिक है और एंटी इजराइल है। और फर्स्ट टर्म पे भी ट्रंप ने हॉल्ट कर दिया था फंड, किसके लिए? यूएनआरडब्ल्यूए के लिए, अपने फर्स्ट टर्म के दौरान। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी ब्लॉक किया गया यूएस फंड को यूएनआरडब्ल्यूए, कब? जनवरी 2024 में, राइट। ये क्रक्स था पूरे न्यूज का। नाउ वी विल सी अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। लार्जेस्ट सिटी क्या है यूनाइटेड स्टेट का? न्यूयॉर्क सिटी है। करेंसी क्या है? यूएस डॉलर है। प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वैंस है। हाउस स्पीकर की बात करें तो माइक जॉनसन है। एंड चीफ जस्टिस यहाँ पर जॉन रॉबर्ट्स हैं। लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहा जाता है, अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। और ये यूनाइटेड स्टेट का फ्लैग है। और ग्लोब में यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है और ये यूनाइटेड स्टेट का एम्ब्लेम है, राइट। Next question is, which school in Sikkim became the Northeast's only green rated school? सिक्किम का कौन सा स्कूल पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल बना है? फर्स्ट ऑप्शन गंगटक स्कूल, सेकंड नामची स्कूल, थर्ड टेमी स्कूल एंड फोर्थ रूमटेक स्कूल। राइट आंसर हो जाएगा नामची स्कूल। तो पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची सिक्किम इज द ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू रिसीव अ ग्रीन स्कूल रेटिंग फ्रॉम द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो सिक्किम में नामची के
पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समस्त पूर्वोत्तर राज्यों में से एक इकलौता शिक्षण संस्थान है जिसे ग्रीन स्कूल रेटिंग का पुरस्कार दिया गया है। और नई दिल्ली में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र सीएससी ने ग्रीन कॉर्निवल और ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन किया था। और ग्रीन कॉर्निवल एंड ग्रीन अवार्ड सेरेमनी इज द एनुअल इवेंट। कैसा है? एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? सीएससी टू एंगेज यंग एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम वेरियस स्कूल्स अक्रॉस द कंट्रीज। तो इस केंद्र का जो उद्देश्य है देश के विभिन्न स्कूलों के युवा पर्यावरणविदों का संबंधित विषय पर उत्साह बढ़ाना और जागरूक करना होता है। Awards are presented to schools which are rated green after evaluating and analyzing the Green School Audit Report spanning from July to December. And according to the report of CSC, there were more than 10,000 schools which submitted Green School Audit Report, out of which only 150 schools were rated green school for the session 2024 to 25 from across the country. तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के अनुसार 10,000 से अधिक स्कूलों ने इस उत्सव में भाग लिया, जिनमें से केवल 150 स्कूलों को ग्रीन स्कूल की रेटिंग दी गई। और इसमें टाइम कब तक का लिया गया? जुलाई टू दिसंबर का, राइट। तो सिक्किम पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल नामची बिकम्स नॉर्थ ईस्ट ओनली ग्रीन रेटेड स्कूल बना। और कहाँ पर है? नामची सिक्किम में है। अवार्ड कौन सा दिया गया? ग्रीन स्कूल रेटिंग का। और ये किस सेरेमनी के दौरान? ग्रीन कार्निवल एंड ग्रीन स्कूल अवार्ड सेरेमनी 2025 के दौरान। और ऑर्गेनाइजर कौन थे? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएससी न्यू दिल्ली था। और ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इंगेज करना यंग एनवायरमेंटलिस्ट को फ्रॉम वेरियस स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। और ग्रेडिंग का पीरियड क्या था? जुलाई टू दिसंबर। और रिपोर्ट जो सबमिट की गई बाय स्कूल्स ऑफ द ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम नेटवर्क फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यूटीज एंड स्टेट्स के सभी को अपना अपना रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करना था उस स्कूल के द्वारा ग्रीन स्कूल प्रोग्राम्स नेटवर्क के थ्रू। एंड टोटल स्कूल्स इसमें कितने सबमिट किया? अपना 10,000 स्कूल ने सबमिट किया ग्रीन स्कूल ऑडिट रिपोर्ट अपना। और ग्रीन रेटेड स्कूल कितने को मिला? ओनली 150 स्कूल को रेटिंग दी गई ग्रीन स्कूल का फॉर द सेशन 2024 टू 25, राइट। Next question is, consider the following statement regarding the Synergia Chetna Campus Film Festival 2025. First statement is the Synergia Chetna Campus Film Festival is being held in Thrissur. कहाँ पर हो रहा है? त्रिशूर में। Second statement, the dates of the film festival are February 8 to 10. तो फिल्म फेस्टिवल की जो तिथियाँ कितना है? 8 से 10 फरवरी। एंड थर्ड स्टेटमेंट है द फिल्म फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सिनर्जिया कैंपस यूथ फोरम एंड चेतना मीडिया इंस्टीट्यूट। तो फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है सिनर्जिया कैंपस यूथ फोरम और चेतना मीडिया इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ पर हेल्ड हो रहा है सिनर्जिया चेतना कैंपस फिल्म फेस्टिवल? त्रिशूर में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? करेक्ट। सेकेंड, फिल्म फेस्टिवल कब से कब तक होगा? 6 फेब टू 7 फेब है, तो हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और थर्ड स्टेटमेंट ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? सिनर्जिया कैंपस यूथ फोरम एंड चेतना मीडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। सिनर्जिया चेतना कैंपस फिल्म फेस्टिवल कहाँ स्टार्ट हुआ? त्रिशूर में। कब? 6 फेब को। और कब से कब तक होगा? 6 और 7 फेब को होगा। और ये फेस्टिवल में दो, एक कॉम्पिटिटिव सेक्शन होगा और दूसरा क्यूरेटेड सेक्शन। क्यूरेटेड सेक्शन में स्पेसिफिक मूवीज दिखाई जाएंगी एंड कॉम्पिटिटिव सेक्शन में 22 शॉर्ट्स फिल्म्स होंगे जो प्रोड्यूस किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो सिनर्जिया चेतना कैंपस फिल्म फेस्टिवल जो है क्या है? ये नेशनल फेस्टिवल है। किसके लिए? स्टूडेंट्स फिल्म मेकर्स के लिए। और कब हेल्ड किया जाएगा? बताया गया है 6 फेब और 7 फेब को। और कहाँ पर होगा? कहाँ पर हो रहा है? केरला साहित्य अकादमी हॉल में। कहाँ पर है? ये त्रिशूर में है। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? सिनर्जिया कैंपस यूथ फोरम, a Thrissur based collective of college students and the Chetna Media Institute Thrissur, and this festival celebrates the creative talent of film students from across the country। और टैगलाइन क्या है फेस्टिवल का? कनेक्टिंग कैंपसेस थ्रू सिनेमास, राइट। Next question is, which medal did Suruchi win in the women's 10-meter air pistol event in shooting at the recent national games? हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में हरियाणा की सुरुचि ने
महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? फर्स्ट ऑप्शन गोल्ड मेडल, सेकंड ऑप्शन सिल्वर मेडल एंड थर्ड ऑप्शन ब्रॉन्ज मेडल, फोर्थ ऑप्शन नन, कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो हरियाणा की सुरुचि ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किस गेम में? विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में। कौन से गेम में? 38 नेशनल गेम्स में। और इनका स्कोर कितना था? 245.7। और अदर मेडलिस्ट की बात करें तो सिल्वर मेडल हरियाणा की पलक के पास गया और ब्रॉन्ज मेडल पंजाब की सिमरनप्रीत कौर बरार के पास गया। और अभी मेडल टैली की बात करें तो सर्विसेज एंड कर्नाटका के बीच में टक्कर चल रहा है और कर्नाटका का इस टाइम पे आई थिंक 29 गोल्ड के साथ फर्स्ट पे है, सर्विसेज 28 गोल्ड के साथ सेकंड पे है। अब बारी आ गई आपका अपना कंसंट्रेशन चेक करने का। वीडियो देखने के दौरान कितना रहा? क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द 8th ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट? 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन हेमंत सोरेन, थर्ड ऑप्शन ममता बनर्जी एंड फोर्थ ऑप्शन सज्जन जिंदल। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, राइट। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।